अनुदया और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CS दीदी पर। तो जो आज की क्लास है वो एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन किस चीज़ का? MCQs का। अभी तक हमने कोई भी प्रैक्टिस सेशन ऐसा नहीं किया जिसमें हमने MCQs कवर किए हो, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वाले प्रैक्टिस सेशन हुए हैं। आज मैं आपके लिए PYQs लेके आई हूँ, KV, EMRS, NVS, इन तीनों एग्जाम्स के अच्छे अच्छे PYQs आज हम करेंगे। तो आज की क्लास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो हाल फिलहाल में KV, NVS और EMRS का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो सारे कैसे होंगे? PYQs होंगे और दूसरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इजी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, वो तो ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं, सब ही कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया है या ऐसे क्वेश्चंस में सिलेक्ट करके लाई हूँ जिनमें कोई ना कोई कंसेप्ट यूज हो रहा है या फिर ऐसे इजी क्वेश्चन है जिनमें आप गलती कर सकते हो, गलती करने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप ऑप्शंस को ना देखो, अच्छे से क्वेश्चन को ना पढ़ो तो आप गलती कर सकते हैं। आज के सेशन में आपको एक दो चीजें पता चलेंगी। पहला कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक, क्योंकि आप अभी क्वेश्चन करोगे मेरे साथ, तो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रिवाइज्ड नहीं है, याद नहीं है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको रियलाइज होगा अरे ये मुझे पता तो है लेकिन मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा है, क्या क्या एग्जैक्टली क्या सेंटेंस था इसका, क्या लॉजिक था। तो वो सब चीजें आपको आज रियलाइज हो जाएंगी कि आपको जो रिवीजन करना है वो कैसे करना है, किन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। और एक और चीज जो आपको पता चलेगी कि जो भी बच्चे मेरा शुरू से लेक्चर देख रहे हैं, जो मेरी सीरीज है वो पूरी देख रहे हैं, उनको ये रियलाइज होगा कि सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में से हैं। जितने भी PYQs हैं, ये तो मैं PYQs ही करवाऊंगी आज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पहले आए हुए हैं, ये सारे PYQs आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको याद ना हो कंसेप्ट को या फिर थोड़ा धुंधली धुंधली याद हो तो आप क्वेश्चंस में थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन सब कुछ आपको नोट्स में दिया गया है, प्रोवाइडेड है। ठीक है, और आज की क्लास से बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो रिवीजन का, रिवीजन साथ साथ हो जाएगा, मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी उसके कंसेप्ट बताऊंगी कि पीछे का क्या कंसेप्ट है। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि रिवीजन करना कैसे है, बिकॉज इट इज हाई टाइम और अब हमें रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। तो रिवीजन का क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, वो आपको आज की क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, PYQs की बुक है, इसमें से मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। कोशिश करना कि पेन और पेपर लेके बैठो और खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं अपनी वीडियो का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द गिवन पाइथन प्रोग्राम एंड आइडेंटिफाई वन पॉसिबल आउटपुट ऑफ दिस कोड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, ये एक आउटपुट क्वेश्चन है जिसमें आपको कोड दिया गया है एक, और उस कोड को आपको ड्राई रन करके देखना है और बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा आउटपुट पॉसिबल है। ठीक है, तो करें ड्राई रन, देख लेते हैं प्रोग्राम क्या है। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, या फिर आप, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद अपने आंसर को क्रॉस चेक करो। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया गया है रैंडम मॉड्यूल को। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है लो। ठीक है, तो जो लो वेरिएबल है वो क्या है? रैंड इंट फंक्शन है। और कहां से कहां तक है ये फंक्शन? 2 से 3 तक ये फंक्शन है। तो जब रैंड इन फंक्शन को आप कॉल करते हो, वो क्या करता है? एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करके देता है। ठीक है, और जब रैंड इंट आप लगाते हो तो आपको पता होगा कि जो दोनों, ठीक है, आपकी जो लिमिट्स है वो क्या होती है? इंक्लूसिव होती है उस रेंज में। मतलब आप जो यहाँ पे रेंज लिखते हैं 2 या 3 जो लिखा हुआ है आपने, ये क्या होगा? आपके रैंडम की जो रेंज है, रैंड इंट की जो रेंज है, उसमें इंक्लूसिव होंगे 2B और 3B। ठीक है, तो लो की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ सकती है? लो क्या क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, ये क्या है? इंक्लूसिव है रैंड इंट फंक्शन में। ठीक है, अब दूसरा वेरिएबल देख लेते हैं। दूसरा वेरिएबल है आपके पास हाई। ठीक है, और हाई में आपने पास कौन सा फंक्शन लगाया है? रैंड रेंज फंक्शन लगाया है, जो कि 5 से 7 तक जाता है।
अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मेरे नोट्स को ढंग से रिवाइज किया है, तो रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, ये भी एक रैंडम नंबर निकाल के आपको देता है, लेकिन इसकी लोअर लिमिट तो इंक्लूसिव होती है लेकिन अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं होती। मतलब आपकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी, 5 से लेके 6 तक जाएगी, 6 इंक्लूडेड, 7 तक जाएगी वैसे तो, लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मुझे ये बता दो। हाई की वैल्यू आपके पास हो सकती है 5 या फिर 6, ठीक है। उसके बाद देख लो क्या बोला है, फॉर n इन रेंज, एक लूप लगाया है जिसमें वेरिएबल लिया है लूप n, ठीक है, और उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, लो से हाई तक होगी, ठीक है, लो से हाई तक होगी, और बाद में हमने n को प्रिंट कर दिया है। और प्रिंट में स्टेटमेंट देखो, n के साथ एंड आपका आर्गुमेंट है, एंड का मतलब है जो आपकी सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स होंगी वो कैसी होंगी, एक लाइन में होंगी, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मुझे ये बता दो कि लो की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। लो की वैल्यू हो सकती है 2 या 3, ठीक है, और हाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 5 हो सकती है, तो मतलब 2 के साथ या तो 5 भी आ सकता है, 2 और 5 रेंज हो सकती है, या 2 और 6 रेंज हो सकती है। ऐसे ही 3 के साथ 3 या 5 रेंज हो सकती है, या 3 या 6 रेंज हो सकती है। मानते हो इतनी बात, ठीक है। तो इधर आ जाओ, अगर 2 से लेके 5 रेंज है तो हमारे पास आउटपुट में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज आएंगी 2, 3, 4, 5 आपका, क्योंकि रेंज फंक्शन है तो अपर लिमिट उसमें इंक्लूसिव नहीं होती, तो 5 वैल्यू ऐड नहीं होगी। आउटपुट आ सकता है 2, 3, 4। इसमें क्या आउटपुट आ सकता है, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये आउटपुट आ सकता है। यहाँ देख लो आउटपुट क्या आ सकता है, 3, 4 एंड 5, तो क्योंकि आपका रेंज में अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती तो नहीं आएगा, ठीक है। 3, 4, 5 यहाँ पे ये वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये आउटपुट्स पॉसिबल हैं आपके पास, ये 4 आउटपुट्स। अब ऑप्शन में देख लो इन चारों में से कौन सी वैल्यू दी हुई है। देखो आपका जो ऑप्शन कौन सा वाला, 2, 3, 3, 4, 5, ठीक है, जो आपका ऑप्शन ए है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो ऑप्शन ए क्या है, 3, 4, 5, बाकी के ऑप्शंस 2, 3 नहीं है हमारे पास प्रेजेंट, 4, 5 नहीं है, ठीक है, 3, 4, 5, 6 भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आउटपुट में आ सकता है, वो है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब अपना सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है, आपके पास अगेन एक कोड दिया हुआ है और आपको आउटपुट बताना है। अब कोड में देख लो एक स्ट्रिंग बनाई गई है, स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, इंडियन, तो एस के अंदर क्या वैल्यू है आपके पास, इंडियन वैल्यू है, इंडियन आपकी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब हमने क्या किया, एल एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम एस को, मतलब अपनी स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है, पार्टीशन कर रहे हैं, किससे पार्टीशन कर रहे हैं, एन से कर रहे हैं। अब मुझे ये बता दो एक बार पॉज करके कि रिवाइज करो कि जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या करता है। पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड करता है, 3 एलिमेंट्स में डिवाइड करता है। वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो अगर जो आपका पार्टीशन करने के बाद आपके पास क्या मिलते हैं, 3 एलिमेंट्स मिलते हैं। क्या क्या वो एलिमेंट्स होते हैं, जिस वर्ड से या जिस अल्फाबेट से या जिस भी सिंबल से आप पार्टीशन करना चाहते हैं उससे पहले वाली स्ट्रिंग, बिफोर पार्टीशन वाली स्ट्रिंग, बिफोर पार्टीशन, ठीक है, कोई ना कोई आपकी स्ट्रिंग होगी जो कि एन से पहले होगी, हमारे पार्टीशन वाले कैरेक्टर से पहले होगी, तो एक एलिमेंट तो क्या होगा, बिफोर पार्टीशन। और जिससे आपने पार्टीशन की है, जो भी वो कैरेक्टर है, जो भी वो स्ट्रिंग है जिससे आपने पार्टीशन की है, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, वो स्ट्रिंग या वो कैरेक्टर। और थर्ड एलिमेंट क्या होगा, आफ्टर पार्टीशन जो भी आपकी स्ट्रिंग बच जाती है, ठीक है, पार्टीशन करने के बाद जो बाद की स्ट्रिंग बच जाती है वो थर्ड एलिमेंट होंगे। तो क्या क्या एलिमेंट हो गए आपके पास, एक तो पार्टीशन से पहले, मतलब मुझे एन से पार्टीशन करना है, इस कैरेक्टर से पार्टीशन करना है, तो इससे पहले वाली चीज है, इससे पहले वाली स्ट्रिंग, तो पहले वाली स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, आई है,
ठीक है। और जिससे आप पार्टीशन कर रहे हो वो वैल्यू, पार्टीशन किससे कर रहे हैं हम, n से कर रहे हैं, ठीक है। और पार्टीशन की बाद वाली वैल्यू जो कि होगी आपकी DIAN, ठीक है। बाद में कौन सा स्ट्रिंग बच गया, n के बाद DIAN बच गया। इतनी बात समझ आ गई। तो आपके L में क्या वैल्यूज आ गई हैं, आपके L में ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब क्या करना है, L आपकी क्या है, लिस्ट है। जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है विथ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके वो 3 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, बिफोर पार्टीशन वाला कैरेक्टर जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो, पार्टीशन वाला कैरेक्टर, और आफ्टर पार्टीशन मतलब पार्टीशन के बाद जो भी स्ट्रिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे DIAN है वो, तो जो भी पार्टीशन रिटर्न करेगी क्या होगी, वो एक लिस्ट टाइप होगी और उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं अपनी लिस्ट में, ठीक है। 3 एलिमेंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। ns एक और वेरिएबल है, इसमें हमें क्या वैल्यूज डालनी है, L ऑफ 0। L ऑफ 0 हमारे पास 3 एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर, L ऑफ 0 क्या है हमारे पास, I है, ठीक है। तो सबसे पहले I प्रिंट करेंगे, L ऑफ 0, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट करना है, एक अंडरस्कोर सिंबल प्रिंट करना है, या हाइफन है या अंडरस्कोर है, इसमें ज्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी है, ठीक है, वो प्रिंट करना है। उसके बाद क्या है, L ऑफ 1, L ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है हमारे पास, n वैल्यू है, तो n आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमारे पास क्या आएगा, एक हाइफन या अंडरस्कोर आएगा, और उसके बाद क्या प्रिंट करना है, L ऑफ 2, तो L ऑफ 2 में हमारे पास क्या वैल्यू है, DIAN, ठीक है। तो हमारे पास ns वेरिएबल क्या आ गया, I अंडरस्कोर n अंडरस्कोर DIAN, ठीक है। अब इसी को हमें इसी ns को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक और बात बता दो कि ये तो हो गई पार्टीशन फंक्शन की बात, अब मुझे ये बता दो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ये भी आपकी स्ट्रिंग को एक तरीके से पार्टीशन ही करता है, डिवाइड ही करता है, लेकिन ये कैसे करता है, जो भी आपने वेरिएबल या फिर जो भी कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट में दिया होगा उधर से ये स्ट्रिंग को क्या कर देगा, तोड़ देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मान लो अगर मैं यहीं पे, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर मैं स्प्लिट फंक्शन में यूज करती हूँ n कैरेक्टर, मतलब मैं n जहां जहां आ रहा है उधर उधर n कैरेक्टर से मैं क्या करना चाहती हूँ, स्प्लिट करना चाहती हूँ, अपनी स्ट्रिंग को तोड़ना चाहती हूँ। तो अब मेरे पास जो L है, लिस्ट है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है। पहले तो आएगा I, उसके बाद आएगा DIA, ठीक है, बस 2 वैल्यूज आएंगी। इसमें जो आपका n है जिससे आपने पार्टीशन किया है, जिस कैरेक्टर से, जिस स्ट्रिंग से आप स्प्लिट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग को, वो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर कोई मेरे से पूछ ले कि भाई डिफरेंस बता दो, अगर आपके सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई डिफरेंशिएट करो पार्टीशन फंक्शन और स्प्लिट फंक्शन के बीच में, तो आपको क्या बताना है, पहला तो दोनों डिवाइड करने के या फिर पार्टीशन करने के काम आते हैं, इतना तो आपको पता है। पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें पार्टीशन वाले फंक्शन में लिस्ट में सिर्फ 3 वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। स्प्लिट में आपके पास कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रिंग, पहला आपका डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो आपका पार्टीशन फंक्शन है उसमें एक ना एक एलिमेंट वही होगा जिस एलिमेंट से आपने पार्टीशन किया है, तो एक एलिमेंट आपका जरूर ऐसा प्रेजेंट होगा, वही एलिमेंट जिससे आपने पार्टीशन किया है। जबकि जो आपका स्प्लिट फंक्शन है उसमें जो पार्टीशन, जिस कैरेक्टर से, जिस चीज से, जिस आर्ग्यूमेंट से हमने स्प्लिट किया है, वो हमारे पास आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहीं n दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो स्प्लिट क्या करता है, डिवाइड करता है, जहां जहां n प्रेजेंट होगा वहां से आपकी स्ट्रिंग को तोड़ देगा, लेकिन लिस्ट के अंदर n वाला जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन आ रहा होगा, फाइंड द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम सेगमेंट। एक और क्वेश्चन आपका आउटपुट का आ चुका है, चलो देखो क्या है। यहाँ पे हमने एक t वेरिएबल लिया है, ठीक है। t वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है t वेरिएबल के अंदर। अब मुझे ये बताओ, ये जो t वेरिएबल है ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, क्या ये स्ट्रिंग है, क्या ये टपल है, या ये लिस्ट है, क्या है,
ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसको हम टपल क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर टपल चाहिए और उसमें सिंगल एलिमेंट है, कोई भी टपल अगर आप सिंगल एलिमेंट के साथ बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको लास्ट में एक कॉमा लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो ये कैसे ट्रीट करेगा, इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ठीक है। क्यों ट्रीट करेगा, जैसे ही आपके ये ब्रैकेट्स आते हैं ना, वो सोचता है कि पाइथन सोचता है कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको उस एक्सप्रेशन को आप टपल में बदलना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये मेरा फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टपल है, उसके बाद एक कॉमा लगा के छोड़ना पड़ेगा कि ये हमारी टपल है, ये इंडिकेट करने के लिए। बट क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये टी क्या हो गया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। अब क्या करना है, प्रिंट t इंटू 20। अब इस t में हमें मल्टीप्लाई करना है 3 को। अब मुझे ये बता दो, अगर आपका स्ट्रिंग है और उसमें आप मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज करते हो तो क्या होता है, रेप्लीकेशन होता है, रेप्लीकेट करती है आपकी स्ट्रिंग कितनी नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी आपने ऑपरेंड दिया है उतने नंबर ऑफ टाइम्स। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1 1 1, ठीक है। तो ये आउटपुट आ जाएगा आपका जो कि है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी में क्या ऑप्शन है 1 1 1, यही आपका आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये सिर्फ ब्रैकेट देख के ये समझ लेंगे कि ये टपल है और फिर उसको एज अ टपल ट्रीट करेंगे, बट हमें क्या देखना है, ये एक टपल नहीं है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का आपका वेरिएबल है और आपका आंसर स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। देखो अब फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इफ यू हैव 2 पाइथन लिस्ट एज फॉलोज, हमारे पास 2 पाइथन लिस्ट हैं, एक है लिस्ट 1 और एक है लिस्ट 2, ठीक है। इनमें क्या क्या वैल्यूज हैं, लिस्ट 1 में वैल्यू है 10 20 एंड 30 और लिस्ट 2 में वैल्यू है आपके पास 40 50 एंड 60, ठीक है। इफ वी वांट टू जनरेट अ लिस्ट 3 एज लिस्ट 3, अगर हमें आउटपुट में चाहिए एक लिस्ट 3, ठीक है, और उस लिस्ट 3 के अंदर क्या वैल्यूज हैं, टपल 1 के सॉरी लिस्ट 1 की भी वैल्यूज हैं और लिस्ट 2 की भी वैल्यूज हैं। क्या वैल्यूज है 20 20 30 40 50 60, मतलब दोनों ही लिस्ट की क्या है वैल्यूज एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, ऐड हो गई है, जुड़ गई है, दोनों लिस्ट आपस में जुड़ गई है। अब मुझे बता दो कि इनमें से कौन सी कमांड आप यूज करोगे। आप कौन से कमांड यूज करोगे ये मत बताओ, मुझे ये बताओ कि आप फोर्थ वाला जो आपका ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, उसको यूज क्यों नहीं करोगे। अब ये तो आपको पता चल गया कि डी आपका ऑप्शन नहीं है, मतलब लिस्ट 3 जो आपका डी ऑप्शन क्या है, लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, ठीक है। अब आपको पता है एक्सटेंड फंक्शन आप क्यों यूज करते थे, जब भी आपको कि एक लिस्ट के पीछे कोई मल्टीपल एक और लिस्ट ऐड करनी होती थी, अपेंड करनी होती थी। क्या बोल रही हूं मैं, एक्सटेंड फंक्शन क्यों यूज करते थे, जब आपको एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को ऐड करना होता था, अपेंड करना होता था, तो आप क्या यूज करते थे, एक्सटेंड फंक्शन यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है ना कि लिस्ट 1 के पीछे लिस्ट 2 लग रही है, ठीक है, लिस्ट 1 के पीछे लिस्ट 2 अपेंड हो रही है, तो हम ये एक्सटेंड फंक्शन क्यों नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों रॉन्ग ऑप्शन है, जब भी आप लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 लिखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि आप लिस्ट 1 में ही चेंजेस कर रहे हैं, जो आपकी लिस्ट 1 है उसी में चेंजेस आ जाएंगे कि पीछे जो है 40 50 60 ऐड हो जाएगा। क्या किया आपने, लिस्ट 1 के ही अंदर चेंजेस किए हैं। ऐसे ही तो आप लगाते थे ना अपना एक्सटेंड फंक्शन, यहाँ पे वो लिस्ट लगाते थे जिस लिस्ट में आपको चेंजेस करने हैं, जिसमें अपेंड करना है, एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे क्या एक्सटेंड हो रहा है, लिस्ट 1 के अंदर वैल्यूज क्या हो रही हैं, एक्सटेंड हो रही हैं, अपेंड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो आएगा लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, मतलब आपके पास एक नई लिस्ट बनेगी लिस्ट 3, जिसके अंदर आपके पास दोनों लिस्ट क्या होंगी, आपस में अटैच्ड होंगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आया, आप एक्सटेंड यूज क्यों नहीं करोगे, क्योंकि जो भी एक्सटेंड के चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, वो लिस्ट 1 में ही होंगे। बट हमें तो यहाँ पे क्या करना है, एक नई लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट 3 जनरेट करनी है, जिसके अंदर आपके पास दोनों वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बता दो अपेंड फंक्शन क्या करता था, फिर अपेंड का भी बता दो।
अपेंड क्या करता था, अपेंड के आर्ग्यूमेंट में आप कोई एक वैल्यू डालते थे, एक वैल्यू अगर आपको किसी लिस्ट के पीछे एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो आप अपेंड की मदद से कर सकते हो, लेकिन एक लिस्ट के अंदर आपको एक नई लिस्ट अपेंड करनी है तो आप एक्सटेंड की मदद से करोगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, ए इसका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, एक लिस्ट दी हुई है और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें आपके दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक अपेंड फंक्शन और एक पॉप फंक्शन। ठीक है, आपको प्रिंट करना है एल को ये सारे फंक्शंस यूज करने के बाद। तो क्या स्टेटमेंट है देखो, एल डॉट अपेंड, ठीक है, और उसके बाद हमने लगाया है एल डॉट पॉप और उसके बाद हमने लगाया है एल डॉट पॉप। तो सबसे पहले कौन सी चीज एग्जीक्यूट होगी, कौन सी चीज पहले करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे एल डॉट पॉप। पॉप क्या करता था, आपका एक एलिमेंट आपको रिटर्न करके देता था, जो भी एलिमेंट इंडेक्स आप यहाँ पे लिखोगे वो आपको वो रिमूव करके डिलीट करके रिटर्न कर देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर्ग्यूमेंट पे कुछ नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, क्या डिलीट करेगा, जो आपकी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा और वही रिटर्न करेगा। तो लास्ट एलिमेंट क्या है आपके पास लिस्ट में, आपके पास लास्ट एलिमेंट है 1, तो आपका 1 लिस्ट में से डिलीट हो गया और यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा एल डॉट पॉप लगाएंगे और अब की बार हम क्या डिलीट करना चाहते हैं, 1 इंडेक्स पे। अभी यहाँ पे क्या वैल्यू आ चुकी है, 1 वैल्यू आ चुकी है। तो 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है लिस्ट के, 3 है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 पॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, 3 रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स अब की बार दिया हुआ है तो पॉप कहाँ से होगा, एट द गिवन इंडेक्स से होगा, वहां से वैल्यू रिमूव हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगी, 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, एल में अपेंड करना है, किसको अपेंड करना है, 3 को अपेंड करना है। ठीक है, तो आपकी लिस्ट फाइनल क्या आएगी, ठीक है 3, उसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला 3 था ये तो आपका रिमूव हो जाएगा, हो चुका है तो ये तो नहीं आएगा, फिर आएगा 2 and 2 और लास्ट का 1 भी आपका रिमूव हो चुका है वो भी नहीं आएगा और लास्ट में आएगा आपका 3। ठीक है, जिसको हमने हाल फिलहाल में अपेंड किया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या है, ए। चलो अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रिंट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास क्या दी है, लिस्ट दी गई है। ठीक है, एक लिस्ट दी गई है, उसका हमें आउटपुट देना है। लिस्ट क्या है, L1 इज इक्वल टू 1 4 3 2, ये हमारी क्या है, लिस्ट है। इसमें हम इस क्या किया हमने, एक L2 एक नई लिस्ट ली और क्या किया, L2 को इनिशियलाइज कर दिया L1 से। ठीक है, कर दिया इनिशियलाइज, उसके बाद क्या किया, L1 को सॉर्ट कर दिया, L1 डॉट सॉर्ट कर दिया और फिर लास्ट में हमने प्रिंट L2 किया है। मतलब जिसको सॉर्ट किया है उससे दूसरी वाली लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो एक चीज आपको पता होगी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो, कि जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर से कॉपी जनरेट करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कॉपी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट कॉपीज नहीं होती। मतलब आपकी मेमोरी में कहीं एक जगह पे लिस्ट स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे ये लिस्ट स्टोर है। आपने जब L1 वेरिएबल लिया तो L1 एक लेबल है जो इस वैल्यू को, इस लिस्ट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। जब आपने L2 इज इक्वल टू N1 लिखा तो L2 एक और वेरिएबल बन जाएगा जो इसी लिस्ट को क्या कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा। तो जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं उससे क्या होता है, एक रेफरेंस क्रिएट होता है आपके लिस्ट पर या जो भी आपका वैल्यू है उस पर। फिर हमने क्या किया, L1 को सॉर्ट कर दिया। अब L1 किसको रेफर कर रहा है, इस लिस्ट को रेफर कर रहा है, इसको मतलब मुझे क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। चलो ये सॉर्ट कर दी। ठीक है, अब हमें प्रिंट किसको करना है, L2 को प्रिंट करना है। तो क्या मेरे पास L2 में जो L1 में हमने चेंजेस किए हैं वो L2 में रिफ्लेक्ट करेंगे, हाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये L1 और L2 दोनों कहाँ रेफर कर रहे हैं, मेरी लिस्ट पे, एक ही लिस्ट पे रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर से कॉपी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपीज आपकी इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगी, दो वेरिएबल्स बन जाएंगे जो सेम लिस्ट को रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास L2 यही होगा 1 2 3 4, जो बी आपका ऑप्शन है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन, ये क्या दे रखा है,
इफ पीएल इज अ पाइथन लिस्ट, एक और लिस्ट का क्वेश्चन देख लो, पीवाईक्यूज में कितने ज्यादा लिस्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि आपको लिस्ट, डिक्शनरी, टपल ये सब अच्छे से रिवाइज करने हैं, और दूसरा इनके जो फंक्शंस है वो भी बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पीएल लिस्ट है और उसको मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, वेरी इजी। और सॉर्ट किस में करना है? रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, क्योंकि रिवर्स आर्ग्यूमेंट ट्रू है तो कैसे सॉर्ट होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी। अब देख लो पीएल इज इक्वल टू क्या है आपके पास? पहला एलिमेंट है बेसिक, दूसरा एलिमेंट है सी, और तीसरा एलिमेंट है आपका सी प्लस प्लस। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब बड़े से छोटा करना है। तो सबसे पहले क्या बड़ा आएगा? सी वाली वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसको जैसे आप डिक्शनरी में वैल्यूज लिखते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, उसी में करना है। तो बड़ी वैल्यूज क्या है? सी है, स्काई वैल्यूज इसकी बड़ी है। ठीक है, तो सी पहले आएगा, सी वाली वैल्यूज पहले आएंगी। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ठीक है, इन दोनों में से कैसे पता चलेगा? ये वाली वैल्यू इसके साथ कंपेयर होगी। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होती है? कंपेयर होती है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू कंपेयर हुई, पहली वैल्यू क्या है आपकी? सेम है, दोनों ही क्या है? सी है। दूसरी वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, और आपके पास जो सेकंड जो एलिमेंट है उसमें और भी वैल्यूज है आगे। तो बड़ा क्या हो जाएगा आपके पास? सी प्लस प्लस सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद सी, और उसके बाद बेसिक। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। तो आपने सॉर्ट फंक्शन यूज करके सॉर्ट कर दिया, और क्योंकि रिवर्स ट्रू था तो कैसे सॉर्ट किया है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक आउटपुट वाला क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दी है आपको प्रिंट, और उसके अंदर है 10 और 40। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट है और अंदर क्या है? 10 और 40। तो आपको बताना है कि आउटपुट में क्या आएगा। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि जब भी और ऑपरेटर का आप यूज करते हो, और ऑपरेटर लगाते हो, तो क्या होता है? अगर आपकी पहली वैल्यू ट्रू है, ठीक है, पहली वैल्यू ट्रू है, तो आप सेकंड वैल्यू को चेक ही नहीं करते, क्योंकि और को क्या होता है? एक ही ट्रू वैल्यू चाहिए होती है। तो जैसे ही पहली वैल्यू ट्रू आ जाती है, वो सेकंड वैल्यू को चेक ही नहीं करता, और क्या रिटर्न कर देता है? जो आपकी पहली वाली वैल्यू होती है, यानी कि 10 वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। क्योंकि 10 और 40 दोनों क्या है? नॉन जीरो वैल्यूज है, मतलब जीरो नहीं है। तो ये कौन सी वैल्यूज है? ट्रू वैल्यूज है, दोनों ही ट्रू है। लेकिन रिटर्न क्या करेगा? फर्स्ट वैल्यू को करेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती 0 और 40, ठीक है, 0 और 40 लिख देती, तो पहली वैल्यू उसको चेक करता, पहली वैल्यू क्योंकि फॉल्स है, तब वो सेकंड वैल्यू को चेक करेगा। अगर पहली वैल्यू फॉल्स है तो फिर आउटपुट में क्या आता? 40 आउटपुट आता। अगर याद रखना है तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जिसपे आपकी और कंडीशन है, जो एक्सप्रेशन है, जिसपे वो डिपेंड करेगी, वही आपका आउटपुट होगा। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, तो जैसे ही मैंने 10 रीड किया, ठीक है, मेरे को पता है कि मेरी पहली वैल्यू पे ही आउटपुट डिपेंड करेगा, क्योंकि पहली वैल्यू क्या है? ट्रू आ गई है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर पहली वाली 0 हो जाती तो आपको पता होता है कि अब जो आंसर डिपेंडेंट है वो किस पे है? सेकेंड वैल्यू पे है, क्योंकि पहला तो फॉल्स आ गया है। तो दूसरी वैल्यू पे आउटपुट आपका डिपेंड करेगा। अगर ये ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स होगा। तो इसीलिए आउटपुट क्या आ जाएगा? सेकंड वैल्यू आ जाएगा। तो मतलब जिस भी वैल्यू पे आपका जो आउटपुट, जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंडेंट है, वही आपका आउटपुट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपकी दी गई है और इसका आउटपुट आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस आती है तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है? किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है? ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपके पास आ गया -1, और ये वेरिएबल जो एक्सप्रेशन है वो मैंने अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख दी। उसके बाद अब बताओ मुझे नेक्स्ट प्रेसिडेंस किसका आएगा? कौन से ऑपरेटर्स का नेक्स्ट प्रेसिडेंस है? उसके बाद आपके पास आता है एक्सपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटर्स में जिसकी सबसे ऊपर प्रेसिडेंस होती है वो क्या है आपके पास? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1024, और फिर हम फ्लोर डिवाइड कर देंगे 6 से। अब मुझे बताओ इसके बाद प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की क्या है? फ्लोर डिवीजन की सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है। तो आप सॉल्व कैसे करोगे? लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लीकेशन को। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1024 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? इसको फ्लोर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो फ्लोर डिवीजन में क्या आएगा आपके पास? वैल्यू करके देख लो, 6 से 4 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 742,
उसके बाद आपने 4 उतार लिया, ठीक है, तो ये 0 से चला जाएगा, ये जाएगा आपका 6 से, ठीक है। तो कुछ ऐसी वैल्यूज आएगी आपकी, ठीक है, डिवीजन करने के बाद। लेकिन क्योंकि आपको क्या लेना है, फ्लोर वैल्यू लेना है, और ये कैसी वैल्यू आ रही है आपके पास, आप -1024 को फ्लोर डिवीजन कर रहे हो 6 से, तो ये आपके पास न्यूमरेटर कैसा आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो मुझे ये बता दो -170.6 का फ्लोर वैल्यू क्या आएगी, अगर डिवीजन करोगे तो फ्लोर वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक छोटी, फ्लोर डिवीजन मतलब छोटी वैल्यू ले लेना, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, -171 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। -170.6 का फ्लोर क्या होगा, -171, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -170। ये आपका फाइनल आंसर है। ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपके सी ऑप्शन में है, तो फाइनल आंसर क्या है आपका, सी। अगले क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट आउटपुट क्वेश्चन है आपके आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। यहाँ पे एक टपल हमने ली है, ठीक है, ये कैसी टपल है, टपल के अंदर लिस्ट एलिमेंट्स है, तो ये क्या है, टपल लिस्ट इनसाइड अ टपल, ठीक है। तो आपका टपल कैसा है, ये TUP करके आपका एक वेरिएबल है जिसमें आपने टपल वैल्यूज डाली है 1 2 3 4 एंड 5 6। ये क्या है आपके पास, लिस्ट है, तो आप एक टपल के अंदर लिस्ट एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या चेंज किया, टपल के सेकंड एलिमेंट पे उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप चेंज करना चाहते हो 8 से, तो कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि मैम टपल तो इम्यूटेबल होता है, हाँ इम्यूटेबल होता है। अगर मैं यहाँ पे टपल के सिर्फ सेकंड वाले एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करती, यानी कि इस एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करती इस लिस्ट को, तो वो चेंज नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारे पास लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल के अंदर क्या एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट है, तो हम लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको चेंज कर सकते हैं। इस पूरी लिस्ट को चेंज नहीं कर सकते, इस पूरे एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, डबल इंडेक्सिंग देके चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले जो फर्स्ट इंडेक्स है आपका, वो किसका इंडेक्स बताता है, वो टपल का इंडेक्स बताता है, टपल के सेकंड इंडेक्स पे, तो यहाँ आ गई हो। अब जो सेकंड इंडेक्स है वो किसका बताएगा, उस टपल के उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मान लो लिस्ट है तो लिस्ट का एलिमेंट बताएगा आपका सेकंड इंडेक्स, तो उस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ये 6 एलिमेंट चेंज हो जाएगा, किससे, 8 से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हटके ये 8 आ जाएगा। तो नई जो आपकी टपल है वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सी दी हुई है, ये थर्ड, आई गेस थर्ड दी हुई है, हाँ थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखो आप, आइडेंटिफाई द स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज सेंड इन वन गो। मैसेज हमारा कैसे जा रहा है, वन गो में जा रहा है, बट इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस। आपने क्या किया, एक मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एंड दे आर सेंट इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग उन पीसेस को भेज दिया। द पीसेस आर गिवन अ यूनिक नंबर एंड एड्रेस टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर एट अ रिसीविंग एंड। तो ये वाली जो स्विचिंग है वो किस टाइप की स्विचिंग है, ये आपको बताना है, ठीक है। जब मैंने आपको स्विचिंग पढ़ाया था मेरे लेक्चर्स में, आपको पता है कि 3 टाइप की स्विचिंग होती है, कौन कौन सी, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में क्या करते हो, आप एक डेडिकेटेड पाथ बनाते हो। इससे आपका क्या, अभी जो मैं ये सब चीजें बता रही हूँ इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, तो एक बार सुन लो। सर्किट स्विचिंग क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ बनाता है आपके मैसेज के लिए। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, जो आपका मैसेज होता है वो पूरा का पूरा एक साथ एक रूट पे ट्रैवल करता है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, आप अपने मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो पैकेट्स कहाँ, इंडिविजुअल रास्ता अपना अपना अपनाते हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या किया है हमने, पीसेज में डिवाइड किया है, यानी पैकेट्स में डिवाइड किया है, और सारे पैकेट्स अपना अपना रास्ता अपना रहे हैं। तो मतलब ये कौन सा टाइप की स्विचिंग हो गई है, पैकेट स्विचिंग हो गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सेकेंड, यानी कि पैकेट स्विचिंग। अब देखो 12th क्वेश्चन, ये भी आपका EMRS का 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, कंसिडर द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ अ लिस्ट। एक लिस्ट को हमने असाइन किया है, विच प्रिंट ऑप्शन विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ इन फॉलोइंग वे, ठीक है। तो आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट क्या है वो 10 20 30 40 50 एंड 60, ये आपके पास एक लिस्ट है। और जो लिस्ट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं इसको मॉडिफाई करके आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, 60 10
20, 30, 40 एंड 50। तो मतलब जो आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस में चार कमांड्स हैं, उनमें से कौन सी कमांड ऐसी है जो ये वाला आउटपुट आपका ला सकती है। तो बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले देखो पहली कमांड, उसमें हमने क्या किया है, प्रिंट कर रहे हैं ML-1 पे और फिर हम एक रेंज निकाल रहे हैं 1 से लेके आगे तक। तो ये बता दो मुझे, ये क्या प्रिंट करेगा, L-1 क्या प्रिंट करेगा, -1 क्या है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6, आपके -1 इंडेक्स पे क्या है 60 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। और उसको हम ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, इधर एक रेंज निकाल रहे हैं लिस्ट की, ठीक है। रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी कर देते हैं एक बार, ठीक है। रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, क्योंकि हमने एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है, कोई अपर लिमिट नहीं दी है, तो हमारी जो लिस्ट है वो कहाँ तक रेंज में आएगी, एंड तक आएगी। तो ये लिस्ट एक जनरेट हो जाएगी जो कि कहाँ से शुरू होगी, 20, 30, 40, 50 और कहाँ तक जाएगी 60, मतलब एंड तक जाएगी। तो आपका इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें 60, 20, 30, 40, 50, 60 ये वैल्यूज होंगी। क्या ये जो आउटपुट में आ रही है ये हमारे साथ इस लिस्ट से सिमिलर है, जो आउटपुट हमें हमारे पास लिस्ट आ रही है हमारी फर्स्ट कमांड से, क्या वो इस लिस्ट से सिमिलर है, नहीं है, ठीक है। 60 तो है लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था, यहाँ पे 60 है, तो मतलब ये कमांड हमारी सेम आउटपुट नहीं दे पा रही है, ठीक है। नहीं दे पा रही है तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो नेक्स्ट कमांड क्या है, प्रिंट। क्या प्रिंट किया आपने, सबसे पहले L-1, ठीक है, और उसके बाद आपने ऐड कर दिया है एक रेंज निकाली है जो कि लेंथ ऑफ L-1 है, ये ऐसे ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है, लेंथ ऑफ L-1 है, ठीक है। तो अब मुझे बता दो इसका आउटपुट क्या है, आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आएगा। पहले मुझे ये बता दो L-1 इंडेक्स पे L लिस्ट में क्या वैल्यू है, 60 वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 60 लिख दो। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, लिस्ट में से हमें रेंज निकालनी है, यानी कि लिस्ट की स्लाइसिंग करनी है। आपके पास जो स्टार्टिंग आपका जो स्टार्टिंग लिमिट है, जो स्टार्टिंग है जहां से हमें स्लाइस करना है, वो स्टार्टिंग लिमिट हमें नहीं दी हुई, नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो कहां से शुरू हो जाती है, 0 से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो स्लाइसिंग है वो कहाँ तक जाएगी, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक जाएगी। अब मुझे बता दो लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है आपकी, लेंथ ऑफ लिस्ट है 6, ठीक है। 0 से 5 इंडेक्स जा रहा है तो लिस्ट की लेंथ क्या होगी, 6 होगी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, लेंथ में से 1 इंटीजर को माइनस कर दिया है, मतलब हमारी जो स्लाइसिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 5 तक होगी। len फंक्शन यहाँ पे l लगाया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, लेंथ ऑफ लिस्ट रिटर्न करेगा। 6 वैल्यू आ गई, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 5 आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारी स्लाइसिंग कहाँ से होगी, 0 से लेके 5 तक होगी। और स्लाइसिंग में क्या होता है, हमारे पास अपर लिमिट है वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 से लेके आपकी कहाँ तक हो जाएगी, 4 तक हो जाएगी। अब देख लो 0 से लेके 0 पे क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है, ठीक है। तो लिस्ट स्लाइस में क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 10, 20, 30 और 40 और लास्ट में कहां तक जाएगी, 4th इंडेक्स तक जाएगी। 4th इंडेक्स पे मेरा क्या है, 50 है, तो लास्ट में यहाँ पे 50 तक जाएगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 60, 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्या ये मैच कर रहा है अपने आपके डिजायर्ड आउटपुट से, जो हम चाहते हैं लिस्ट की वैल्यू, क्या ये उससे मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो सेकंड कमांड है वो इसका आंसर है। जब आप सेकंड कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास ये वाली लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में क्या वैल्यू है, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, हेलो इंडिया एक्सक्लेमेशन मार्क,
ठीक है। हमें पीओएस मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, और इस पीओएस में क्या वैल्यू आएगी आपकी, str.index, मतलब मैं इंडेक्स फंक्शन का यूज कर रही हूँ, और उस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट मैंने क्या दी है, हेलो आर्ग्यूमेंट दी है। ठीक है, तो इंडेक्स फंक्शन आपका क्या करता था, याद करो। इंडेक्स फंक्शन, जो भी चीज आपने आर्ग्यूमेंट में लिखी है, जो भी आर्ग्यूमेंट आपने दी है, उसकी फर्स्ट ऑकरेंस इन योर स्ट्रिंग उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ठीक है, किस इंडेक्स पे आपकी ये आर्ग्यूमेंट फर्स्ट टाइम ऑकर कर रही है वो आपको रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, एक बार दोबारा सुनो, इंडेक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मतलब किस इंडेक्स पे आपका ये आर्ग्यूमेंट ऑकर किया है, उसकी फर्स्ट ऑकरेंस आई है, उस इंडेक्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो मुझे बताओ कौन से इंडेक्स पे आई है, 0th इंडेक्स पे आ गई है। ठीक है, हेलो तो आपका स्टार्टिंग में ही है, स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में ही है, तो 0th इंडेक्स पे आपका हेलो आ गया है, तो पीओएस के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो जो आप प्रिंट करोगे वो क्या आउटपुट आएगा, 0 आएगा। तो मतलब आपका ए जो है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, सपोज अ पाइथन टपल TUP इज डिक्लेयर्ड एज, ठीक है, ये डिक्लेरेशन कर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज इनवैलिड, इनमें से कौन सी कमांड इनवैलिड है। ठीक है, क्या क्या कमांड है आपके पास, 4 कमांड्स हैं। मुझे आप सारी कमांड्स का ये बताओगे कि अगर कोई वैलिड कमांड है तो वैलिड क्यों है, और इनवैलिड है तो वो क्यों इनवैलिड है। ठीक है, ये सारी आपकी कमांड्स हैं, TUP प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, और फिर लास्ट मेरी जो कमांड है वो है, ठीक है, पहली वाली मेरी वैलिड कमांड है। क्यों वैलिड कमांड है, देखो मैंने आपको बताया था, अगर टपल एक एलिमेंट के साथ इनिशियलाइज करना चाहते हो तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा लिखना पड़ेगा एलिमेंट के बाद। क्योंकि मैंने यहाँ कॉमा नहीं लिखा है तो मेरा ये जो TUP है ये कौन से टाइप का बन जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बन जाएगा, जिसके अंदर क्या वैल्यू है, D वैल्यू है। ठीक है, अब देख लो इस टपल में, ठीक है, अब ये भी एक वैलिड कमांड है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिंगल एलिमेंट वाला टपल आप इनिशियलाइज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने किया, पहले D वाली कमांड देखो, देखो आप क्या कर रहे हो, टपल में प्लस इक्वल टू ऑपरेटर लगा रहे हो। ठीक है, लगा तो रहे हो, और यहाँ पे क्या है आपके पास, क्या ऐड करना चाहते हो आप, एक और दूसरी टपल ऐड करना चाहते हो। कैसे पता चलना टपल है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, तो आप एक टपल में दूसरी टपल ऐड करना चाहते हो। ठीक है, उसी को मतलब उसी टपल को आप क्या करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो एक एडिशन के साथ। तो क्या आप कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हो, बट ये आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू जो D वैल्यू है ये क्या है आपके पास, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और आप स्ट्रिंग को अपनी टपल में ऐड नहीं कर सकते, तो जो आपका C ऑप्शन है वो एक इनवैलिड कमांड है। ठीक है, सिलेक्ट द आउटपुट फॉर द गिवन पाइथन कोड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे आपके पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, और डिक्शनरी के ऊपर आपने गेट फंक्शन लगाया है। देखो क्या है डिक्शनरी, D1 आपकी डिक्शनरी है, जिसमें आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपने क्या किया, D2 एक नई डिक्शनरी बनाना चाहते हैं आप। ठीक है, डिक्शनरी नहीं, एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे गेट फंक्शन लगा है, तो क्या गेट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, आगे आ जाओ, आप किस पे गेट फंक्शन लगा रहे हैं, मेरी D1 वाली डिक्शनरी पे गेट फंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, गेट फंक्शन का क्या काम क्या होता है, जो भी आप गेट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दोगे, ठीक है, तो जो आपने आर्ग्यूमेंट पे दिया है उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, गेट फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू आप इसके आर्ग्यूमेंट में देते हो, जो भी वैल्यू आप उसके आर्ग्यूमेंट में देते हो, उस की क्या वैल्यू है, उस की पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न करके दे देता है। मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 की पे क्या वैल्यू है, उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मुझे रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं गेट फंक्शन में। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या बताता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये बताता है, अगर आपका जो की आप ढूंढना चाहते हैं, जो आपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया है, वो की कहीं अवेलेबल ही नहीं है, पूरी डिक्शनरी में कहीं पे भी वो की नहीं है, तो अगर वो की नहीं फाउंड होती है, नहीं मिलती है, तो आपको क्या डिस्प्ले करना है, अपना सेकेंड आर्ग्यूमेंट यानी कि 2 डिस्प्ले करना है।
ठीक है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो क्या बताता है, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप ढूंढना चाहते हो उसकी पे, मतलब मान लो जैसे मैंने 1 लिखा है तो 1 की पे क्या वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो इसलिए होता है। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है अगर वो की आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो जो एरर मैसेज है या फिर नॉट फाउंड मैसेज है उसको आप आर्ग्यूमेंट 2 में लिख सकते हो। अगर वैल्यू नहीं मिलती है, की नहीं मिलती है, तो आपके पास क्या डिस्प्ले होगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देख लो मैंने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, 1 दिया है। 1 की कहाँ पे है, यहाँ पे है। 1 की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 2 है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका, 2, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम केयरफुली। इसमें भी आप रैंडम जो मॉड्यूल है आप वो यूज कर रहे हो, रैंड इंट फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। देखो 3 बार आप एक फंक्शन दिया गया है, उसके अंदर रैंड इंट आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो देखो 3 बार हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, 3 बार हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो 3 बार ही हमारी प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, डाइस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, तो आपके पास डिफॉल्ट वैल्यूज हो जाएंगी। लो की क्या वैल्यू होगी, 1, और हाई की क्या वैल्यू होगी आपके पास, 6 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर लो 1 है, हाई 6 है, और आपने रैंड इंट फंक्शन यूज किया है, रैंड इंट फंक्शन में क्या क्या आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, 1 और 6, मतलब लो और हाई दिए हैं। रैंड इंट क्या करता है, एक रैंडम कोई भी नंबर जनरेट करता है जो कि किस रेंज में होता है, 1 से लेके 6 रेंज में होता है, और दोनों अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स क्या होती है, इंक्लूसिव होती है। तो हमारे पास जो आर एंड डी वेरिएबल है उसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, और 6 भी आ सकती है, ठीक है। तो पहली बार जो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इनमें से कोई भी वैल्यू प्रिंट हो सकती है, हो सकती है। अब देख लो हमने डाइस को दोबारा कॉल किया है, एक आउटपुट हम ऑलरेडी, एक आउटपुट हमारा आ चुका है। दूसरा आउटपुट में देखो आर्ग्यूमेंट में आपने डाइस को दोबारा कॉल किया, और अब की बार आर्ग्यूमेंट में आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो मतलब लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और हाई की वैल्यू क्योंकि नहीं गिवन है तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेंगे जो कि 6 है। अब की बार आर एंड डी वेरिएबल में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 2 या फिर 3 या 4 या 6, ठीक है। आर एंड डी में कोई भी वैल्यू आ सकती है। रैंडेड क्या करेगा, इस रेंज में से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। इतनी बात समझ आई। अब तीसरी बात जब डाइस फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें हमने आर्गुमेंट्स क्या दी है, 2 and 4 दी है। तो लो की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2, और हाई की वैल्यू क्या हो गई है 4 हो गई है। तो आर एंड डी में क्या वैल्यूज आ सकती है 2, 3 या 4, ठीक है। तो जब पहली बार प्रिंट स्टेटमेंट होगी तो इनमें से कोई वैल्यू होगी, दूसरी बार प्रिंट स्टेटमेंट होगा तो इनमें से कोई वैल्यू होगी, और तीसरी बार जब आप प्रिंट स्टेटमेंट करोगे तो इनमें से कोई वैल्यूज होंगी। अब देख लो ऑप्शन में देखो आपके पास शुरू में ऑप्शन ए में जैसे 4 वैल्यू है, तो 4 वैल्यू क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फर्स्ट वैल्यू मेरी 4 हो सकती है। फर्स्ट प्रिंट हो रहा है, देखो प्रिंट यहाँ पे जो ये आंसर्स दिए गए हैं प्रिंट सारे क्या है, एक स्टेटमेंट में है, क्योंकि प्रिंट करते टाइम हमने आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में स्पेस दे दिया था, तो न्यू लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा है, इसीलिए एक लाइन में है, ठीक है। तो पहली वैल्यूज क्या 4 हो सकती है, पहला प्रिंट में 4 वैल्यू आ सकती है, हाँ आ सकती है, ठीक है। तो सब में 4 है, हाँ बी में भी 4 है, 3 में, सी में 3 है, 3 वैल्यू भी हो सकती है प्रिंट, हाँ हो सकती है। 4 डी ऑप्शन है उसमें 6 है, 6 भी हमारा पहले जगह पे प्रिंट हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शंस में सब में क्या देखो, सेकंड वैल्यू देखो, सेकंड वैल्यू में हमारी कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, कौन कौन से रैंडम नंबर्स, कौन कौन सी प्रिंट वैल्यूज आ सकती हैं, 2, 3, 4 या 6 आ सकता है। लेकिन देखो बी ऑप्शन में 4 के बाद क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे जो रैंडम ये जो रेंज है 2 से लेके 6, क्या इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा है। तो सेकंड नंबर जब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसमें सिर्फ यही वैल्यूज आ सकती हैं, 1 नहीं आ सकता। तो आपका बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आउटपुट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन है ये, EMRS में पिछले साल जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसके पीजीटी में आया था। देखो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माई एसक्यूएल क्वेरी विल डिस्प्ले ऑल द नेम
फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट विच आर हैविंग मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स एंड स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन देनी होती है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से शुरू हो रही है या उसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, हम लाइक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लाइक ऑपरेटर क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को मैच करता है, स्ट्रिंग मैचिंग के लिए यूज होता है आपका लाइक। ठीक है, तो देख लो, पहले तो दो ऑप्शन है जिसमें आपका लाइक जो है वो यूज हो ही नहीं रहा है, लाइक कीवर्ड कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, तो वो दोनों ऑप्शन तो आपके हट जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, एक ऑप्शन है आपका सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वाली कंडीशन लिख रही हूं मैं सिर्फ। ठीक है, वेयर नेम लाइक, और अंदर हमने स्ट्रिंग में क्या दिया है, ये दिया है। ठीक है, और एक और कंडीशन है, ये तो एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जिसमें वेयर नेम लाइक, दो ही ऑप्शन है जिसमें लाइक कीवर्ड यूज हो रहा है, आपका लाइक आ रहा है। ठीक है, और इसमें स्ट्रिंग मैचिंग में हमने क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है। ठीक है, अब देखा जाए तो जो हम क्वेश्चन में चाह रहे हैं, हम क्वेश्चन में क्या चाह रहे हैं कि आपका नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए, ए से शुरू होना चाहिए, और मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, 5 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो अंडरस्कोर आप लिखते हो, डैश लिखते हो, अंडरस्कोर लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली एक कैरेक्टर होना। मतलब अगर ए के बाद मैंने 4 डैशेस लगाए हैं तो मतलब ए के बाद कितने, एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स होंगे। तो ये जो कंडीशन है वेयर नेम लाइक, ये वाली स्ट्रिंग, ये किसके लिए है, एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स के लिए है। जब हमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स चाहिए तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है, बट हमें मांगा कितना है, मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन देख लो, इसमें क्या है, जब आपने ए लिखा तो मतलब शुरुआत तो आपकी ए से हो रही है, आपका नाम की शुरुआत ए से होगी, लेकिन जैसे ही आप ये परसेंटेज सिंबल लगाते हो, इसका मतलब होता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ ये स्ट्रिंग क्या स्पेसिफाई कर रही है कि आपका जो नेम है उसकी स्टार्टिंग सिर्फ ए से होनी चाहिए, सिर्फ ये स्पेसिफाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या बोल रही है कि आपका नाम ए से शुरू होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग क्या बोल रही है कि आपका नाम ए से शुरू होना चाहिए लेकिन उसमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर वो ऑप्शन में पूछते हैं कि आपके नेम की स्टार्टिंग ए से हो और एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स हो उसमें, तो आप इसको टिक करते, लेकिन उन्होंने क्या पूछ लिया, मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब 5 से कम भी हो सकते हैं, ANNN ये भी आपके नाम हो सकते हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। और इस वाली कंडीशन में क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आप क्या बोला है उन्होंने, मैक्सिमम 5 होने चाहिए। यहाँ पे तो आपने जैसे ही परसेंटेज सिंबल लगाया, आप कितना ही बड़ा नाम दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ए के आगे, तो आपके ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं, इन पे ध्यान देना है। हमें पता था ये एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आता मेरे एग्जाम में तो मैं यही टिक करके आती। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स लिखा है, लिखना वो ये चाहते थे एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स, लेकिन मैं लिख दिया उन्होंने मैक्सिमम। कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन वैसे भी ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स इन अ पाइथन कोड विल रिजल्ट एरर। ठीक है, आपके कुछ फंक्शन हेडर्स दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में, इनमें से कौन सा एक गलत हेडर है, या फिर ऐसा हेडर वो फंक्शन का आप बनाते हो तो वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, पहले तो मुझे ये बता दो एक बार, क्योंकि हम अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं इसका मतलब हम रिवीजन भी साथ साथ में कर रहे हैं, तो मुझे बता दो कि कितने टाइप के आपके पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं फंक्शन को डिफाइन करते टाइम। 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक होता है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और एक होता है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जिसको हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। ये जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, ये तो आप यूज करते हैं जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप नाम स्पेसिफाई करके इक्वल टू ऑपरेटर लगा के वो वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम यूज होता है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम यूज होते हैं आपके पोजिशनल और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब इनका लिखने का एक रूल है, एक तरीका है। क्या रूल है कि
आपकी जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मतलब जिसमें आपने स्पेसिफाई कर रखे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, वो कहाँ आनी चाहिए, वो आपके फंक्शन में राइट साइड में आनी चाहिए। ठीक है, तो आप फंक्शन डिफाइन करें तो जितनी भी डिफॉल्ट वैल्यूज है वो कहाँ आएंगी, सारी राइट साइड में आएंगी। और जो पोजिशनल वैल्यूज है वो कहाँ, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहाँ आएगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है जिसमें हमने लिखा हुआ है डेफ कॉम्प्यू, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दिया है, डिफॉल्ट वैल्यूज को स्टार्टिंग में दे दिया है। ठीक है, ये कैसी है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज है, ये दोनों डिफॉल्ट वैल्यू है एक्स एंड वाई, और ये कहाँ होनी चाहिए थी, आपकी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए थी। ठीक है, आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद में आप डिफॉल्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये एक इनवैलिड फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड आउट ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ द रीड ऑपरेशन फ्रॉम अ बाइनरी फाइल इन अ पाइथन प्रोग्राम। बाइनरी फाइल क्या होती है, जिस फाइल में आप सारा डाटा बाइट्स की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, बट क्योंकि आपका डाटा बाइनरी फॉर्म में होता है तो आपको अपनी बाइनरी फाइल्स के ऊपर पिकलिंग या फिर हम अनपिकलिंग हमें करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा डाटा कैसे होता है, बाइट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जब भी हमें डाटा रीड करना है या राइट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, पिकलिंग या अनपिकलिंग करनी पड़ती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, और पिकल मॉड्यूल के दो फंक्शन है, लोड और डंप। इनकी मदद से हम अपनी वैल्यूज को रीड और राइट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द मेथड विल अलाउ द रीड ऑपरेशन, किससे आप रीड ऑपरेशन कर सकते हैं अपनी बाइनरी फाइल पे। तो मैंने क्या बताया कि दो आप फंक्शन यूज करते हो, किसके फंक्शन होते हैं, वो पिकल मॉड्यूल के फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से हैं, लोड और डंप। ठीक है, तो जब आपको वैल्यू रीड करनी होती है तो आप लोड फंक्शन का यूज करते हैं, जब आपको वैल्यू राइट करनी होती है बाइनरी फाइल में तो आप डंप फंक्शन का यूज करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल के फंक्शन है ये दोनों, डंप और लोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। लोड फंक्शन आप यूज करते हो बाइनरी फाइल्स में रीड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्शनरी इज डिक्लेयर्ड एज, आपकी एक डिक्शनरी है। ठीक है, कोई डिक्शनरी है, देखो यहां लिख लेते हैं, एक डिक्शनरी है आपकी 10A 25B और फिर है 32C और लास्ट में है 54D। तो आपकी डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी कमांड आपकी इनकरेक्ट है। पहली कमांड क्या है, D@20, उसको मॉडिफाई करना है, हमें E बना देना है। तो 20 की पे क्या वैल्यू है, D की 20 की पे क्या कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है 20 पे। ठीक है, तो 20 पे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक नई की बन जाएगी, एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा जो कि जिसमें की क्या होगी आपके पास 20 होगी और ई क्या होगी आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, पहले सी वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं, D32 प्लस इक्वल टू स्टार। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डी आना चाहिए, डिक्शनरी की 32 की पे, डिक्शनरी की 32 की पे क्या है हमारे पास, सी वैल्यू है। उस वैल्यू में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो अपने स्टार वैल्यू को। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे भी देखो स्ट्रिंग है आपके पास, सी क्या है आपके पास, स्ट्रिंग है, और ये भी क्या है आपके पास, स्ट्रिंग है। तो आप दो स्ट्रिंग होती है तो उनको ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग्स का एडिशन कर सकते हो। एडिशन करते हो तो क्या हो जाता है, कंकैटिनेशन हो जाता है। तो ये भी आपके पास स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। डी के 32 पे जो सी वैल्यू है उसमें आप स्टार को ऐड कर दोगे। ठीक है, उससे अगला देख लो, लास्ट जो है हमारे पास, एक हमने छोड़ दिया है उसको बाद में देखेंगे। लास्ट क्या है हमारे पास, डी की कौन सी की पे, एक्स की पे 100 वैल्यू। क्या यहाँ पे कोई की एक्स प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो क्या आप डी के एक्स की में 100 वैल्यू रख सकते हैं, क्या मैं एक नई की बना सकती हूँ जो कि एक्स होगी,
हाँ बना सकती हूँ। आप अपनी डिक्शनरी में मल्टीपल डाटा टाइप्स की कीज भी रख सकते हैं। क्या शर्त है, बस आपकी कीज कैसी होनी चाहिए, इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। तो क्या हमारे पास स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है? हाँ इम्यूटेबल होती है। तो क्या मैं नया एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ जिसकी वैल्यू की वैल्यू तो x हो और वैल्यू क्या हो, 100 हो? हाँ कर सकती हूँ। तो ये भी आपके पास क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत लोग इस पे आंसर लगाएंगे लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आप स्ट्रिंग को भी एज अ की, नई की ऐड कर सकते हो, क्योंकि डिक्शनरी में क्या है, मल्टीपल डाटा टाइप्स की हो सकती है। अब एक और स्टेटमेंट देख लो। एक और स्टेटमेंट है आपकी D30 प्लस इक्वल टू 20। तो आप क्या कर रहे हो, D30 पे आपकी क्या वैल्यू है, D30 आपका है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर डिक्शनरी में 30 की आपकी प्रेजेंट ही नहीं है तो आप उसमें ऐड क्या करोगे? एडिशन करने के लिए तो आपके पास वो की प्रेजेंट होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी। अगर मान लो आप ऐसी चीज के एडिशन कर रहे हो जो प्रेजेंट नहीं है आपके पास, तो क्या आता है, एरर आ जाता है। तो ये वाला जो कमांड है इसमें आपके पास एरर आ जाएगा कि 30 की आपके पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कमांड है वो क्या है, एरर है, वो इनवैलिड कमांड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रन द लूप स्टेटमेंट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इन पाइथन। इनमें से कौन सी जो लूप लिखी गई है, जो भी आपके पास ऑप्शन में है, इनमें से कौन सी लूप इनफाइनाइट लूप नहीं है? ठीक है, तो देखो पहला लूप क्या है आपका, व्हाइल के अंदर कंडीशन क्या है, while 21 रिमाइंडर 2। ठीक है, तो 21 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आपके पास बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी। क्या ये हमेशा 1 रहेगी? हाँ हमेशा 1 रहेगी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये व्हाइल लूप क्या चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी फॉल्स ही नहीं होगी, इस कंडीशन की वैल्यू कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ऑप्शन बी देख लो। ऑप्शन बी में क्या है कंडीशन आपके पास, 21 फ्लोर डिवीजन 2। ठीक है, 21 को जब हम फ्लोर डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 21 को डिवाइड करो 10 आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 10.5 आएगा। अगर मैं इसकी फ्लोर वैल्यू लूंगी तो फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 हो गई है तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या है, ट्रू है, नॉन जीरो वैल्यू है ये भी, तो ये वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो ये कंडीशन भी हमेशा ट्रू रहेगी और आपका लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। ऐसे ही थर्ड वाली कंडीशन में तो ट्रू लिखा ही है। ठीक है, व्हाइल के आगे जो कंडीशन लिखी है उसमें ऑलरेडी ट्रू है, तो वो भी क्या है आपके पास, एक इनफाइनाइट लूप है। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, वो क्या है, व्हाइल 1 रिमाइंडर 1। ठीक है, जब आप 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आपके पास क्या होता है, फॉल्स वैल्यू होती है। अभी व्हाइल क्या हो गया, व्हाइल की जो कंडीशन है वो हमेशा क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो एक इनफाइनाइट लूप नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। बाकी तीनों की हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, अगेन आउटपुट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपके पास दो डिक्शनरी है, D1 एंड D2, और आपने क्या किया है, अपडेट फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो आप रिवीजन करते टाइम ये ध्यान रखना कि सारे फंक्शंस को अच्छे से रिवाइज करना। अपडेट फंक्शन क्या करता था आपका, जैसे यहाँ पे अपडेट फंक्शन क्या लिखा है, D1 डॉट अपडेट, और अपडेट फंक्शन में क्या आर्ग्यूमेंट है, D2 आर्ग्यूमेंट है। तो D1 वाला जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज को अपडेट कर देता था। किस रेफरेंस से अपडेट करता था, D2 वाली डिक्शनरी के रेफरेंस से अपडेट करता था। ठीक है, तो मतलब D1 में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज है वो तो रहेंगी ही, लेकिन जहां पे भी वैल्यूज दोनों की वैल्यूज दोनों की क्लैश कर रही होंगी, वहां पे अपडेशन किसके बेसिस पे होगा, D2 के बेसिस पे होगा। ठीक है, अब देख लो D1 में क्या क्या कीज है आपके पास, D1 को यहाँ पे लिख भी लेते हैं। D1 जो आपके पास लिस्ट डिक्शनरी है वो क्या है, ये वाली डिक्शनरी है। ठीक है, जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, और D2 में क्या है, वैल्यूज 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास, B एंड 5, D में है 10 वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों डिक्शनरी है आपके पास। तो मैंने क्या बोला, D1 की वैल्यूज अपडेट होती हैं जहां पे कीज क्लैश हो रही है, एग्जिस्टिंग वैल्यू वही रहती है। तो पहले बताओ ए की क्या D2 में प्रेजेंट है, D2 में प्रेजेंट नहीं है, तो नहीं है प्रेजेंट, तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है,
अब बी बताओ, बी क्या D1 D2 में दोनों में है? हाँ दोनों में है, तो किसकी वैल्यू आएगी? D2 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी D1 में, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी अपडेशन के बाद? ये वाली वैल्यू यूज की जाएगी, तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। क्या सी आपके पास D2 में है? नहीं है, तो सी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू तो सेम रहेगी, जहां पे क्लैशेस होंगे बस वही ऐड की जाएगी। और लास्ट में क्योंकि हमारे पास डी वाला की D1 में नहीं प्रेजेंट था, तो वो भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा D1 में। तो हमारे पास नाउ D1 क्या आ गया है? ये वाली डिक्शनरी आ गई है, ठीक है। तो आपके कौन से आउटपुट में है ये? आई गेस आपके बी वाले ऑप्शन में है ये वाली वैल्यूज, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। पाइथन कोड दिया है जिसमें आपके पास क्या है? 3 लिस्ट प्रेजेंट है और 2 फंक्शन आप लगा रहे हो। लिस्ट 1 पे एक्सटेंड फंक्शन लगा रहे हो और लिस्ट 1 पे ही आप अपेंड फंक्शन भी लगा रहे हो, ठीक है। तो पहले आप लिस्ट 1 पे क्या फंक्शन लगा रहे हो? एक्सटेंड फंक्शन लगा रहे हो, तो मतलब लिस्ट 1 में क्या वैल्यूज हो जाएंगी? क्या एक्सटेंड कर रहे हो आप? लिस्ट 2 को एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास अब L1 क्या हो जाएगा? 1 2 3 तो पहले ही था, और क्या है? L2 जो लिस्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगी? अपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो L2 लिस्ट क्या थी आपके पास? 4 5, तो ये क्या हो जाएगी? L1 में अपेंड हो जाएगी। यही तो एक्सटेंड का मतलब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया हमने? L1 डॉट अपेंड कर दिया। अपेंड किसको करना चाह रहे हैं हम? 3 एलिमेंट L3 को अपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। L3 को हम L1 में अपेंड करना चाह रहे हैं। L1 क्या है हमारे पास? ये वैल्यू है। अपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, और आपकी लिस्ट 3 में क्या वैल्यूज है? 6 एंड 5। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? अपेंड फंक्शन क्या करता है? सिर्फ एक एलिमेंट ऐड करता है आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट में, तो सिर्फ एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। वो एलिमेंट कौन सा होता है? जो आपने आर्ग्यूमेंट में दिया है। तो जो भी चीज आपने आर्ग्यूमेंट में दी है वो एज अ एलिमेंट ऐड हो जाएगी आपकी लिस्ट 1 में, अपेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका एक लिस्ट एलिमेंट बन जाएगा और लिस्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? ये होगी, ठीक है। तो जो आपका L1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, जो कि है 6 7। तो ये आपके पास आउटपुट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो इजी क्वेश्चन है लेकिन गलती हो सकती है। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द पाइथन कमांड, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपने फ्लोर डिवीजन वाला ऑपरेटर यूज कर रखा है, ठीक है। तो 22 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या वैल्यू आएगी? 4 वैल्यू आएगी, ये सबको पता है। और फ्लोर डिवीजन है तो आपकी आपकी वैल्यू क्या आएगी? 22 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि फ्लोर डिवीजन है तो आपके पास क्या रिटर्न हो जाएगा? 4 रिटर्न हो जाएगा, मतलब नीचे वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताओ कि फ्लोर डिवीजन आपका कैसी वैल्यू रिटर्न करता है? फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है या इंट वैल्यू रिटर्न करता है? तो जो आपका फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, इसको याद रखना है बिल्कुल, वो क्या रिटर्न करता है? वो फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर मेरे पास आंसर 4 है तो उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी? 4.0, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा? 4.0 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं सी या बी में से, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। अब एक और इजी सा क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर इन पाइथन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कर लोगे मुझे पता है, लेकिन इसमें देखो एक ऑप्शन है आपका इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन, ठीक है। क्या ऑप्शन है? इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन। लेकिन आपके पास ओरिजिनल ऑपरेटर कैसा होता है? ग्रेटर और फिर इक्वल टू। तो आपके पास जो इनवैलिड ऑपरेटर है वो ये वाला है। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल टू पहले आया है, तो ये आपके पास कोई वैलिड ऑपरेटर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? नन, फॉल्स, ट्रू, 4, ठीक है। तो आपके पास जो फॉल्स है, फॉल्स आइडेंटिफायर है, आपको पता है कि फॉल्स एक कीवर्ड भी होता है, ठीक है। और उस कीवर्ड में जो फॉल्स कीवर्ड आपका है उसमें एफ क्या होता है? कैपिटल होता है। तो मतलब अगर यहाँ पे FAL स्मॉल f लिखा होता तो ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर होता, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल F है और कैपिटल F वाला फॉल्स आपका क्या होता है? कीवर्ड होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर क्या है? हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है N1,
चलो पहले एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा, आपका मेन प्रोग्राम से होगा, तो वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आया हमारे पास, n1 = 10, तो n1 की वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने exp फंक्शन को कॉल किया है, exp फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या दी है, n1 आर्ग्यूमेंट दी है, ठीक है। तो n1 इसके पास फंक्शन कॉल के अंदर हमने n1 को पास कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास n2 में जो फंक्शन डेफिनेशन है n2, जिसमें आर्ग्यूमेंट क्या है n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 10 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन कॉलिंग करते वक्त क्या दिया है, n1 आर्ग्यूमेंट दिया है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने फंक्शन के अंदर क्या किया, अपने n1 वाले वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास n1 है वो कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो मैं इसको हर जगह इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, मतलब मैं अपने फंक्शन के अंदर भी अब इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, इसे मॉडिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, n1 को मैंने बना दिया है n1 + 5 और n2 को बना दिया है n2 + 10, ठीक है। तो हमारे पास n1 पहले क्या था, 10 था, अब ये क्या बन गया है, 15 बन गया है, और n2 क्या बन गया है हमारे पास, n2 क्या था, 10 था, और अब क्या बन गया है, 20 बन गया है, ठीक है। फिर क्या किया, इन दोनों को हमने प्रिंट करवा दिया, n1 n2 को, n1 क्या है हमारे पास 15 है, n2 क्या है 20, तो ये हमारे पास प्रिंट आ गया। उसके बाद फंक्शन खत्म हो गया, तो हम फंक्शन कॉलिंग पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमने दोबारा प्रिंट n1 करवाया है, तो n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 है, तो दोबारा जब हम n1 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगी, 15 आएगी। क्यों 15 आई है, क्योंकि हमने n1 को क्या बना दिया है, ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है। अगर ये ग्लोबल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होती तो यहाँ पे n1 की वैल्यूज क्या आती, डिफरेंट आती, इधर तो 15 आती और यहाँ पे 10 आती, ठीक है। लेकिन ग्लोबल स्टेटमेंट से आप ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं और उसकी मदद से आप अपने वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीक इज अ मेथड ऑफ, आपका एक सीक मेथड होता है, ठीक है, ये तो पता होगा आपको, सॉरी, सीक मेथड होता है, ठीक है। वो लिखा है इज अ मेथड ऑफ, किसका मेथड है वो, CSV मॉड्यूल का मेथड है, टेक्स्ट मॉड्यूल का है, पिकल मॉड्यूल का है, बताओ किसका मेथड है। जब भी आप सीक फंक्शन कॉल करते हो, आप किसके साथ कॉल करते हो, आप फाइल ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हो। कैसे कॉल करते हो, मान लो आपका फाइल ऑब्जेक्ट मैंने f1 मान लिया, तो f1.seek लिखते हो, ठीक है, लिखते हो ना। तो आपका जो सीक फंक्शन है वो किस पे काम करता है, फाइल ऑब्जेक्ट पे काम करता है, और इसी का वो फंक्शन है, इसी का मेथड है। सीक क्या करता है, आपको एक डेफिनेट पोजीशन पे ले जाता है, आपके पॉइंटर को कहाँ प्लेस कर देता है, फाइल पॉइंटर होता है एक, ठीक है, सबको पता होगा। फाइल पॉइंटर को एक पोजीशन पे, मान लो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, तो 5th इंडेक्स पे आपको फाइल पॉइंटर को प्लेस कर देगा, वहां पे ले जाएगा, ठीक है। तो सीक फंक्शन ये काम करता है। एक और होता है टेल फंक्शन। टेल फंक्शन क्या करता है, आपके करंट पॉइंटर, आपका करंट फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, कहाँ किस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है वो बताता है, ठीक है। तो कौन से इंडेक्स पे आपका करंट फाइल पॉइंटर किस इंडेक्स पे किस वैल्यू को आपको पॉइंट कर रहा है, वो वैल्यू बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CSV फाइल्स आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, ठीक है, सबको पता है CSV की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आर सेव्ड एज अ, तो आपकी CSV फाइल कैसे सेव होती है, कॉमा सेपरेटेडली सेव होती है, लेकिन कैसे, टेक्स्ट फॉर्म में सेव होती है, बाइनरी फाइल में सेव होती है, टेबल्स की फॉर्म में सेव होती है। तो आपकी जो CSV फाइल है वो क्या करती है, आपके टेबल्स वाले डाटा को, ऐसा डाटा जो आपकी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, उस डाटा को कैसे सेव करती है, टेक्स्ट फॉर्म में सेव करती है, ठीक है। कैसे सेव करती है, टेक्स्ट फॉर्म में सेव करती है। तो आपकी CSV फाइल कैसे स्टोर करती है, टेक्स्ट फाइल, एज अ टेक्स्ट फाइल आपकी टेबल्स को स्टोर करती है। तो अगर कोई ये पूछ ले कि CSV फाइल कैसे डाटा को स्टोर करती है, तो टेबुलर डाटा को स्टोर करती है, लेकिन कैसे स्टोर करती है, टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है। इसीलिए हर एक जो आपका वो होता है, हर एक रो, जो टेबल की हर एक रो है वो कैसे सेव होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू से सेव होती है। एक लाइन में आपकी एक रो सेव होती है और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे सेव होते हैं, कॉमा सेपरेटेड वे में सेव होते हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, आपका एक SQL का क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द 2 टेबल्स इन माई SQL डाटाबेस। आपका एक डाटाबेस है कंपार्टमेंट नाम का और उसके अंदर 2 टेबल्स हैं। एक टेबल का नाम है सब्जेक्ट और दूसरी टेबल का नाम क्या है आपके पास,
दूसरी टेबल का नाम है रिजल्ट। तो ये आपकी दो टेबल है। आपको क्या कमांड लिखनी है, सिलेक्ट द कमांड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू डिस्प्ले सब्जेक्ट्स। आपको क्या डिस्प्ले कराने हैं, सब्जेक्ट डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है, और एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन दैट सब्जेक्ट। तो आपके पास सारे सब्जेक्ट डिस्प्ले होने चाहिए और उस सब्जेक्ट में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं ये यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि आपको ग्रुपिंग करनी है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स बताने हैं और उन सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है वो बताना है। तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि सब्जेक्ट से क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो एक तो आपके पास होगा ग्रुप बाय, ठीक है। तो वो ग्रुप बाय आप कैसे करोगे, सब्जेक्ट्स के बेसिस पे करोगे, ठीक। तो देखो एक चीज तो समझ आ गई, आपको ग्रुपिंग करनी है। कैसे ग्रुपिंग करनी है, सब्जेक्ट्स की मदद से ग्रुपिंग करनी है। तो आपके पास एक तो आपको पता चल गया कि आपको ग्रुप बाय यूज करना है। किस पे यूज करना है, सब्जेक्ट पे यूज करना है। सब नेम, सब्जेक्ट का आपका एट्रीब्यूट क्या है, सब नेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब नेम आएगा, ठीक है। तो आपका ग्रुप बाय किससे होना चाहिए, सब नेम से होना चाहिए। अब देख लो ऑप्शन में कौन से में ग्रुप बाय नहीं है। अरे वाह, इसमें तो किसी भी ऑप्शन में ग्रुप बाय है ही नहीं, सिर्फ डी ऑप्शन है जिसमें ग्रुप बाय लगा रखा है और वही आपका सही आंसर है। देख लो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, मतलब कमांड को एक बार देख लो क्या कमांड है वो। हमने उसमें सिलेक्ट की है, ठीक है। सिलेक्ट क्या क्या किया है हमने, हमें क्या क्या डिस्प्ले करना था, सब्जेक्ट का नाम डिस्प्ले करना था, ठीक है। और उस सब्जेक्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम एग्रीगेट फंक्शन काउंट स्टार यूज करेंगे। तो मतलब हमने ग्रुप बाय तो कर दिया, सब सब्जेक्ट नेम मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ग्रुप बन गए और उस ग्रुप में हम स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों वैल्यूज कहाँ की दोनों टेबल्स में है, अलग अलग टेबल्स में है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम स्टेटमेंट में स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन करेंगे किसके साथ, रिजल्ट वाली टेबल के साथ, ठीक है। तो ये आपकी डी वाली कमांड जो है वो सही होगी। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी थी कि आपको ग्रुपिंग करनी है, ये आपको क्वेश्चन से पता चल गया था। तो आप वो कर सकते हो, जैसे ही आपको ग्रुप बाय पता चला ऑप्शन में देख लो कहाँ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उतना ही सोचो जितना रिक्वायर्ड है। जैसे ही पता चला ग्रुप बाय है, एक ही ऑप्शन में उसको टिक कर दो। एक बार वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है कि हाँ मेरा रिजल्ट जो है वो सही आ रहा है, तो ये आपकी जो है कमांड ये सही है। अब एक और देख लो क्वेश्चन, ये भी एसक्यूएल पे ही है। फाइंड द आउटपुट ऑफ माई एसक्यूएल क्वेरी बेस्ड ऑन द गिवन टेबल स्टूडेंट। एक आपको स्टूडेंट टेबल दी है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, सेक्शन है, मार्क्स है। इग्नोर द आउटपुट हेडर, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेरी आपकी दी हुई है। आपकी बार क्वेरी क्या है आपकी, सिलेक्ट, इसको लिख लेते हैं सिलेक्ट SEC मतलब सेक्शन एवरेज मार्क्स। आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं और क्या करना है, फ्रॉम कौन सी टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से, ठीक है। और फिर आपको करना है ग्रुप बाय सेक्शन हैविंग मिनिमम मार्क्स 80 ग्रेटर देन 80। अब देखो जब भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी कमांड में अगर आपको ग्रुप बाय स्टेटमेंट दी हुई है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, किसकी उससे किस एट्रीब्यूट के बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। जैसे ही ग्रुप बाय हो पूरी कमांड छोड़ दो, सबसे पहले ग्रुपिंग करो। किसके बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है, सेक्शन के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है। तो कितने सेक्शन है यहाँ पे, दो सेक्शन है A और B। हमने दो ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप है A सेक्शन का और एक ग्रुप है B सेक्शन का। A वाले ग्रुप में हमारे पास दो बच्चे हैं, 101 वाले और एक 120, ये दो उनकी स्टूडेंट आईडी है। और बी में अब देखो हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप बाय सेक्शन के साथ ग्रुपिंग कर दी। एक सेक्शन बन गया A और एक सेक्शन बन गया B। सेक्शन A में दो बच्चे हैं, सेक्शन B में दो बच्चे हैं। अब क्या करना है, इन ग्रुप्स पे आपको कंडीशन लगानी है, हैविंग मिनिमम मार्क्स ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप पे आप फंक्शन लगाओ मिन मार्क्स, ठीक है। और इस वाले ग्रुप पे लगाओ मिन मार्क्स, ठीक है। दोनों पे अलग अलग कंडीशन लगेंगी, दोनों पे अलग अलग आपका ये फंक्शन लगेगा मिन फंक्शन। ये क्या करता था, जितनी भी आपकी वैल्यूज है उसमें से मिनिमम को चेक करता था, मिनिमम को देता था। तो इन दोनों में से 101 और 120 वाले बच्चे में से मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 85 है। तो इसका मिनिमम जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, 85 मार्क्स
रिटर्न करेगा। इसका मिनिमम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इसमें मिनिमम मार्क्स है 112 वाले बच्चे के, वो है 80। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करेंगे। 85 क्या ग्रेटर देन है 80 से, हाँ है, ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। क्या 80 ग्रेटर देन है 80 से, नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आई, 85 वैल्यू आ गई। ठीक है, 85 हमारा ग्रेटर देन क्या है, आपका ग्रेटर देन 80 है। अब हमें डिस्प्ले क्या क्या करना है, सेक्शन डिस्प्ले करना है। तो सेक्शन मेरे पास क्या है, 1 है। सेक्शन में से आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं। एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे, आप दोनों के मार्क्स को, जो ये 101 और 120 है, इन दोनों के मार्क्स का क्या कर दोगे, आप एवरेज निकाल दोगे। तो दोनों के मार्क्स का एवरेज क्या आएगा, मेरे ख्याल से 85 है और क्या है, इसका 101 का 83 है और इसका है 85, तो आपके पास एवरेज मार्क्स 84 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, ए तो आपका सेक्शन हो गया है और एवरेज मार्क्स कितने हो गए आपके पास, 84 हो गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ टपल यूनिकली इज नोन एज। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, प्राइमरी की या कैंडिडेट की। देखो इसका आंसर होगा आपके पास कैंडिडेट की। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट क्या करता है, आपके टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सारी कैंडिडेट्स की यही काम करती है। उन कैंडिडेट कीज में से आप एक कैंडिडेट की को सिलेक्ट कर लेते हो जिसको आप प्राइमरी की बना देते हो। ठीक है, तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, कैंडिडेट कीज आएगा, क्योंकि वो सारी की सारी क्या करती है, आपके टपल्स को इंडिविजुअली यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CSV मॉड्यूल नीड टू बी इंपोर्टेड इन अ पाइथन प्रोग्राम टू इन्वोक और यूज द फंक्शन। कौन से फंक्शन को यूज करने के लिए हमें CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, बी यानी कि राइट रो। राइट रो जो आपका फंक्शन है उसको अगर आपको यूज करना है तो आपको CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी एक SQL का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड विल हेल्प इन इंक्रीमेंटिंग वैल्यूज ऑफ फीस कॉलम इन स्टूडेंट टेबल बाय 10%। मतलब आपके पास कोई स्टूडेंट टेबल है, उसमें कोई कॉलम या एट्रीब्यूट है फीस नाम का, उस फीस को आपको 10% से बढ़ाना है। ठीक है, ऑप्शन में हमें 4 कमांड दी है, बताना है इनमें से ठीक कमांड कौन सी है। पहली देख लो क्या है, अपडेट स्टूडेंट असाइन फीस इज इक्वल टू फीस इंटू 1.1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, अपडेट कमांड आप जब भी लिखते हो तो उसके साथ आप सेट कीवर्ड का यूज करते हो नई वैल्यू को असाइन करने के लिए, नई वैल्यू को लाने के लिए। ठीक है, तो आपने अपडेट तो लिखा है, पहले ऑप्शन देखो उसमें अपडेट स्टूडेंट तो है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में सेट वाला जो कीवर्ड है वो नहीं है। तो अपडेट के साथ क्या आता है, सेट आता है, वो फर्स्ट कमांड में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, यानी कि 1 ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लो। सेकंड में क्या है, अपडेट स्टूडेंट सेट, यहाँ पे सेट कीवर्ड है। हमने क्या किया, सेट फीस इज इक्वल टू फीस इंटू 1.1। अब मुझे ये बता दो यहाँ पे 1.1 क्यों आया, हमें तो 10% बढ़ाना था। ठीक है, इतनी मैथ्स तो मुझे लगता है आती होगी सबको। अगर फीस ऑलरेडी 100 थी तो 100 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया है 100% है आपके पास, आपको 110% करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या बोलना चाह रही हूं मैं, आपको फीस को कितना करना है, 110% करना है। ठीक है, 10% करना है। इसको आप जब नॉर्मल उसमें डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, तो कितना आएगा आपके पास, 1.1 आएगा। ठीक है, तो फीस को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी कमांड बिल्कुल ठीक है। अपडेट के साथ सेट भी है, और क्योंकि हमें 10% से बढ़ानी है, तो अगर फीस 100 थी तो 110 कर देनी है, तो 1.1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इज इक्वल टू फीस इंटू 10%। देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, क्योंकि एक ऑप्शन में आपके 1.1 दिया हुआ था। अब कई लोगों की अगर मैथ्स वीक है तो वो देखेंगे कि 10% बढ़ाना है, तो वो 10% यानी थर्ड वाले ऑप्शन को करेक्ट करके आ जाएंगे। लेकिन 10% क्या है, बढ़ाना है, तो 100 से 110 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर था आपके पास बी। अगला क्वेश्चन देख लो, सेम वही SQL पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन अ सिलेक्ट क्वेरी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, काफी फेमस क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये, करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है, इसको तो रट लो आप लोग। करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट
ठीक है। उसके बाद आता है फ्रॉम, किस टेबल से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वेयर जो भी कंडीशन आप सिलेक्ट स्टेटमेंट पे लगाना चाहते हैं वो। उसके बाद आप ग्रुप बाय करते हैं, ठीक है। अगर कोई ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुप बाय इसके बाद करेंगे। उसके बाद आता है आपका हैविंग क्लॉज। हैविंग क्या करता है, आपके ग्रुप्स पे कंडीशन लगाता है। वेयर किस पे कंडीशन लगाता है, आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट पे कंडीशन लगाता है। हैविंग किस पे लगाता है, ग्रुप्स पे कंडीशन लगाता है। और लास्ट में जब सारी कंडीशन आ जाए तो लास्ट में आपके पास आता है ऑर्डर बाय। तो ये सीक्वेंस होता है आपकी कमांड्स को लिखने का, ठीक है। तो इसको तो रट लो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका 37वां क्वेश्चन था। और देख लेते हैं, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। एक बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है, उसका रिजल्ट बताना है। बता दो क्या एक्सप्रेशन है, नॉट ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। तो आपको इस एक्सप्रेशन का फाइनल क्या आउटपुट रहेगा ये बताना है। क्या सीक्वेंस होती है करने की, NaO, मैं तो इससे याद रखती हूँ, NaO याद रख लेती हूँ। मतलब सबसे पहले नॉट करना है, फिर एंड को करना है, फिर और को करना है, यही प्रेसिडेंस ऑर्डर है इनकी। तो सबसे पहले किसको करना है, नेट ऑपरेटर को, नॉट ऑपरेटर यूज करना है। तो नॉट ट्रू क्या हो गया आपके पास, फॉल्स हो गया। ये नॉट ट्रू क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद और फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। अब सेकंड प्रेसिडेंस ऑर्डर पे क्या है, एंड है, ठीक है। एंड ऑपरेटर है तो एंड यूज करेंगे। फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है आपके पास, फॉल्स होता है, ठीक है। और बीच में लग गया और यहाँ पे भी है फॉल्स। लास्ट में क्या है, और है। फॉल्स और फॉल्स आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फाइनल आंसर, फाइनल आउटपुट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, फॉल्स हो जाएगा, जो कि फर्स्ट है, ए ऑप्शन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज एंड कार्डिनलिटीज इन द डाटाबेस कॉल्ड स्कूल। आपके पास एक स्कूल डाटाबेस है, उसमें दो टेबल है, स्टूडेंट और टीचर, दोनों की डिग्री और कार्डिनलिटी दी हुई है, ठीक है। तो डिग्री और रोज दी हुई है, मतलब कॉलम्स और रोज दी हुई है। डिग्री का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। और कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ क्या है, रोज है, ठीक है। सिलेक्ट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम स्टूडेंट और टीचर का, ठीक है, कार्डिनलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें कितनी नंबर ऑफ डिग्री, मतलब कितनी नंबर ऑफ आपके कॉलम्स रहेंगे और कितनी नंबर ऑफ रोज रहेंगे। कॉलम्स कैसे पता चलेंगे, दोनों के कॉलम्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो इसकी स्टूडेंट की डिग्री क्या है, दोनों की डिग्रीज को ऐड कर दोगे तो टोटल डिग्री, मतलब टोटल आपकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है स्टूडेंट इनटू टीचर की आपकी कॉलम्स आ जाएंगी, ठीक है। डिग्री स्टूडेंट की कितनी है, 20 है, और टीचर की कितनी है, 1 है। इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, और हमारे पास फाइनल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके कॉलम्स या उसकी डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही क्या करना है, रोज देख लो। रोज को क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि हर एक, अब ये तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगी, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हर एक रो की मैपिंग करते हैं दूसरी हर एक रो से, ठीक है, दूसरी टेबल की हर एक रो से मैपिंग करते हैं। क्या बोला मैंने, टेबल 1 यानी कि स्टूडेंट की हर एक रो की मैपिंग करेंगे टीचर की हर एक रो से, ठीक है। तो कार्टेशियन सॉरी रोज या फिर कार्डिनलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पे कितनी है, स्टूडेंट के पास है 300 रोज और आपके पास टीचर के पास है 25 रोज। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 5 3 5 2 6 7, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डिग्रीज कितनी हुई आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 30 और कार्डिनलिटी कितनी हुई 7500। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा है मैंने। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज DML कमांड। DML की फुल फॉर्म क्या होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। मैंने आपको दो तरीके बताए थे याद करने के। DDL को कैसे याद करना है, जो भी चीजें टेबल पे हो रही है, पूरी की पूरी टेबल पे हो रही है, वो सारी कमांड्स कैसी हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। और जब भी कोई चीज हो रही है, कुछ एक्सेस हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है,
टेबल के अंदर जो डेटा है उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। तो कौन सी कमांड्स होती हैं? वो DML कमांड्स होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स होती हैं। अब इसमें देख लो कौन सी चीजें टेबल के डाटा पे हो रही है और कौन सी चीजें पूरी टेबल पे हो रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट आप कहाँ करते हो? टेबल के अंदर करते हो, टेबल का डाटा चेंज हो रहा है। ड्रॉप टेबल करोगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, तो पूरी टेबल वो हो जाएगी। क्रिएट टेबल करोगे, नई टेबल बनेगी। ऑल्टर टेबल करोगे तो ये भी पूरी की पूरी टेबल पे काम करेगा। तो आपका DML कमांड कौन सा होगा? इंसर्ट इनटू, मतलब फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो करेक्ट है। वो क्या है? DML कमांड है आपकी। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है, आपका क्वेश्चन आंसर MCQ वाला सेशन। तो देखो बहुत ज्यादा तो मैं करवा नहीं पाई हूँ, जितने करवा पाई हूँ ये मैंने कर लिए हैं। बाकी आप लोग भी कोशिश करो कि जहां से भी नेट से PYQ, आपको जो भी PYQs मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा PYQs सॉल्व करो, अपना सिलेबस रिवाइज करना शुरू करो और फिर PYQs लगाओ जहां पॉसिबल है। नेट पे मिल रहे हैं, किसी किताब में से मिल रहे हैं, जो कोई PDF दे रहा है, तो कहीं से भी मिले, लेकिन PYQ जरूर जरूर सॉल्व करें। उससे आपको एक आइडिया पता चलता है कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं। आज मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि फंक्शंस जो आपके लिस्ट के हैं, डिक्शनरी के हैं, टपल, स्ट्रिंग, इन सब के फंक्शंस जरूर एक बार देख के जाने हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद SQL से भी, SQL की कमांड से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। एक आध क्वेश्चन आपका ऑपरेटर से भी है कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या रहेगा, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो इन पे ध्यान देना है। ठीक है, बाकी आप लोग, काफी लोग मैसेज कर रहे थे मेरे पास कि नेक्स्ट वीडियो सिलेबस की कब आएगी। आपकी कल AI की वीडियो आएगी, वो ऑलमोस्ट आधी बन चुकी है, पूरी होते ही मैं डाल दूंगी एक गो में। मतलब मैंने ये सोचा है कि एक बार में ही आपका AI कंप्लीट हो जाए। अगर 2 पार्ट में डालूंगी तो सेम डे डाल दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल तक आपको AI आपका आ जाएगा, पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी वीडियो हो, प्रैक्टिस सेशन हो, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल जाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं नोट्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो आपको वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी जरूर बताना कि कैसी लगी ये क्लास, और ये भी कमेंट करके बताना कि अगला जो प्रैक्टिस सेशन लूँ वो कौन सा लूँ, MCQ का लूँ या फिर सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।